ये है एना, एक 26 साल की लड़की केरला से। उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी राजगिरी पब्लिक स्कूल कोची से। वो एक ब्राइट स्टूडेंट है और उनके दोस्त उनको एक परफेक्टनेस बुलाते हैं। स्कूल करने के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स करी फाइनेंस और टैक्सेशन में, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में दो ऑप्शंस आए, या तो MBA करना या फिर CA बनना। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। पर यह ऑप्शन इतना आसान नहीं है। CA एग्जाम इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, जिसके लिए आपको एग्जामिनेशन के 3 लेवल्स पास करने पड़ते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। अब इस टफ एग्जाम के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो सपने देखती थी कि एक दिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगी। उन्होंने अप्पा और अम्मा के साथ एक फोटो भी ड्रॉ करी थी जहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन कैप पहनी है। 2023 में उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने तीनों लेवल्स पार कर दी। फाइनली वो CA बन गई। CA बनने के बाद उन्होंने कई कंपनीज में अप्लाई किया और उनको कई जॉब ऑफर्स आए। पर 18 मार्च 2024 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नामी अकाउंटिंग कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग में काम करेंगी। वो ऑडिटिंग में एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना चाहती है जिसकी ब्रांच पुणे में है, इसलिए वो पुणे शिफ्ट हो जाती है। ये उनकी पहली जॉब थी और वो बहुत खुश थी कि इतनी रेप्यूटेड कंपनी में उनको नौकरी मिली है। इसलिए वो लिंक्डइन पर पोस्ट करती हैं कि वो कितनी एक्साइटेड है अपनी ऑडिट एंड अश्योरेंस एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए EY में। कई फैमिली और फ्रेंड्स उनको कंग्रेचुलेट करते हैं और वो कमेंट्स में सबको थैंक यू बोलती हैं। जब एना इस टीम को ज्वाइन करती है, कई एम्प्लॉइज उनको बताते हैं कि कैसे कई टीम मेंबर्स ने रिसेंटली रिजाइन किया है क्योंकि इस टीम में इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है। पर सोचो उनके मैनेजर उनको क्या बोलते हैं, एना आपको लेकिन इधर रहना ही पड़ेगा ताकि आप इस टीम का ओपिनियन बदल पाओ। तो इस टीम की ओपिनियन बदलने की जिम्मेदारी मैनेजर ने पूरी तरह एना को दे दी। और जैसे वो पुणे पहुंची, उनको पता चला कि वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है। लेट नाइट तक काम करना बहुत आम बात हो गई थी और वो अपने PG पहुंचती करीब रात के 1 बजे। इतना ज्यादा काम है कि जब वो थकी हारी घर आती तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कपड़े बदले सोने से पहले। वो दिन में काम करने के लिए राजी है, पर अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो उनके मैनेजर मीटिंग को रीशेड्यूल कर देते और उनसे लेट रात काम करवाते। 16 से 17 घंटे वो हर दिन काम करती और बस 4-5 घंटे ही सो पाती। उनके लिए वीकेंड्स में काम करना बहुत आम बात हो गई है। वो अपने पेरेंट्स को भी बताती कि काम में बहुत स्ट्रेस है और उनको कई काम दे दिए जाते हैं जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं है। एना के पापा उनको कहते कि नौकरी छोड़ दो, पर एना कहती कि नहीं पापा, मैं काम करना चाहती हूँ। काम के स्ट्रेस से उनकी हेल्थ सफ़र करने लगी। वो अब मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है, एंग्जाइटी से गुजर रही है और उनको नींद भी नहीं आ रही है। पर वो अपने आप को कहती रहती है कि इतनी मेहनत करना ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट को कंप्लेन भी करी अपने वर्कलोड के बारे में, पर वो चीज़ सीरियसली नहीं ली गई। असिस्टेंट मैनेजर और उनके मैनेजर ने उनको दफा कर दिया। उनके असिस्टेंट मैनेजर ने उनको एक बार देर रात बुलाया और अगली सुबह तक कुछ काम करने के लिए कहा। जब एना ने सवाल उठाए तो मैनेजर ने कहा कि तुम रात में तो काम कर सकती हो, हम सब यही करते हैं। अपनी बेटी की ये हालत देखकर एना की माँ उनके असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो थकी हुई जरूर थी, पर अब एक इम्पोर्टेंट दिन आ रहा था उनकी जिंदगी का, 7 जुलाई, उनके कॉन्वोकेशन का दिन। एक ऐसा दिन जिसके बारे में उन्होंने कई सपने देखे। अपने माता पिता के लिए उन्होंने टिकट्स बुक करी कोची से पुणे आने के लिए अपने पैसे से। ये मोमेंट थी एना के लिए। एक दिन पहले 6 जुलाई को उनके पेरेंट्स पुणे पहुंचे। जैसे ही उनके पेरेंट्स उधर पहुंचे, एना ने उनको बताया कि वो थोड़ा अजीब फील कर रही है, घबराहट हो रही है उनको। एना के माता पिता उनको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं जहाँ कई चेकअप्स होते हैं। ECG रिपोर्ट कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि एना सो नहीं रही है और उनकी जिंदगी में अभी बहुत स्ट्रेस है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और माता पिता को कहा कि आप टेंशन मत लो। जैसे ही डॉक्टर का काम खत्म हुआ, एना अपने पेरेंट्स को कहती है कि मुझे काम पर जाना होगा, अभी बहुत काम बचा है। उस दिन वो वापस PG पर आई देर रात। अगले दिन संडे 7 जुलाई उनकी कॉन्वोकेशन का दिन था। प्लान ये था कि वो कॉन्वोकेशन पर टाइम से पहुंचेंगे, पर एना दोपहर तक काम करती रही, इसलिए वो लेट पहुंचे उधर। पर इसके बावजूद एना ने अपना सपना पूरा कर लिया, जहां उनके पेरेंट्स उनकी कॉन्वोकेशन में आए उनके मेहनत के पैसों से। और जब पापा मम्मी ने एना की शक्ल देखी, उनको पता चल गया कि ये लड़की बहुत स्ट्रेस में है। उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम छुट्टी ले लो और हमारे साथ कोची आओ। पर एना ने कहा कि अभी एक जरूरी ऑडिटिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मैं खत्म करूंगी और फिर लीव लूंगी, ताकि उनके पेरेंट्स शांत हो जाए। एना 15 दिन की लीव के लिए अप्लाई करती है और वादा करती है कि जुलाई के एंड तक वो घर आएंगी।
पर ऐसा हुआ नहीं। 28 जुलाई शाम के 8 बजे एना अपने ऑफिस से पीजी आ रही थी। उनको घबराहट होने लगी और अपनी चेस्ट में दर्द होने लगा। उनको लगा कि वो कुछ खा लेंगी और रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद एना ने लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया जो उनसे 3-4 दिन से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एना बहुत बिजी है। और उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहा कि देखो बस मेरे पास 5 मिनट है क्योंकि मुझे देर रात काम करना है। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ से वीडियो कॉल में बात करी। कुछ टाइम बाद उन्होंने जो स्विगी से खाना मंगवाया था वो घर आया। खाना कलेक्ट करने के लिए वो सीढ़ियों से उतरी और जैसे वो ऊपर जाने लगी वो गिर गई। एना के रूममेट्स ने तुरंत उनकी माँ को कॉल किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। एक एम्बुलेंस बुलाई गई जहाँ उनको CPR दिया गया। वो हॉस्पिटल में जा ही रही थी कि एक समय कार्डियक अरेस्ट हुआ और उधर ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अनीता ऑगस्टीन, एना की माँ, ने राजीव मेमानी को एक लेटर लिखा जो EY इंडिया के चेयरमैन है, उनके टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में। ये इंसिडेंट हुआ था करीब 2 महीने पहले। EY इंडिया ने कुछ बात भी नहीं करी इसके बारे में। हमें इसलिए ही पता चला है क्योंकि कुछ महीने बाद ये लेटर वायरल हुआ है। इस लेटर में एना की माँ लिखती है कि मेरा दिल टूट जाता है ये जानकर कि मेरी बेटी के आखिरी 2 दिन भी वो चैन से नहीं बिता पाई अपने काम की वजह से। वो कहती है कि कंपनी से कोई एना का फ्यूनरल अटेंड करने तक नहीं आया। ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। कितना भद्दा वर्क कल्चर है। और कंपनी का जवाब क्या था? सबसे पहले EY इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को एना की डेथ के बारे में पता ही नहीं था। उनको पता चला जब एना की माँ ने उनको लेटर लिखा। और उनकी हिम्मत तो देखो कि उन्होंने रिप्लाई क्या किया। वो बोलते हैं हमारी कंपनी में सब बहुत मेहनती हैं। एना को उतना ही काम दिया गया जो हर एम्प्लॉय को दिया जाता है। हम नहीं मानते कि वर्क प्रेशर की वजह से उनकी जान गई। मैं वापस दोहराता हूँ, एक माँ ने लेटर लिखा है EY इंडिया के चेयरमैन को ये बताते हुए कि वर्क प्रेशर की वजह से उनकी बेटी की मौत कैसे हुई। चेयरमैन का जवाब है कि वर्क प्रेशर से ये हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता। किसी एम्प्लॉय की डेथ के बाद चेयरमैन का ये रिएक्शन है, आप खुद इमेजिन कर लो उस कंपनी की क्या ही हालत होगी। एना के कोवर्कर ने रेडिट पर पोस्ट किया कि उनकी डेथ के बारे में कंपनी ने बस एक नॉर्मल सा ईमेल भेजा जहाँ उनकी लिंक्डइन फोटो थी और एक छोटा सा मैसेज। ना उस ईमेल में ये था कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ना कि वर्क कल्चर को चेंज करना हमारे लिए एक प्रायोरिटी है। पर जब सोशल मीडिया पर एना की माँ का लेटर वायरल होने लगा तो 18 सितंबर को EY ने एक स्टेटमेंट इशू करी कि हम एना की डेथ से बहुत दुखी हैं और वो कहते हैं कि वो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसी दिन फिर 18 सितंबर को EY इंडिया के चेयरमैन जाग पड़ते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को ईमेल लिखते हैं। ईमेल में वो बोलते हैं कि हर एम्प्लॉय को अपने टीम लीडर से बात करनी चाहिए अगर वो काम में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। टीम लीडर से बात करनी चाहिए। वही टीम लीडर जो आपको बोलता है कि मीटिंग रीशेड्यूल करनी होगी क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है। वही टीम लीडर जो आपके बोनस और प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही टीम लीडर जो आपको रात में काम करवाता है। और EY इंडिया के चेयरमैन बोल रहे हैं कि उस टीम लीडर के पास जाओ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। अगले दिन EY कंपनी के कई ऑफिशियल्स एना के पेरेंट्स से मिलते पुणे में। एना के पिताजी CB जोसेफ एक इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं पर कंपनी ऑफिशियल्स कोई प्रॉमिस नहीं करते। कंपनी का रिस्पॉन्स इतना घटिया होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी टांग अड़ानी पड़ती है। वो बोलते हैं कि आप नहीं तो हम जरूर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। फिर EY के चेयरमैन एक और लिंक्डइन पोस्ट करते हैं जहाँ वो बोलते हैं कि एक हेल्दी वर्क प्लेस बनाना उनके लिए कितना जरूरी है। ये वही चेयरमैन है जिसने कुछ दिन पहले ये बोला था कि उनके एम्प्लॉय की डेथ वर्क प्रेशर से हो ही नहीं सकती। और आप उनके लिंक्डइन पोस्ट के नीचे जो कमेंट दिए गए उनसे अंदाजा लगा सकते हो कि लोग उनके शब्दों पर कितना विश्वास करते हैं। मेरा बेटा इस नॉनसेंस से कई साल पहले गुजरा था। मैं तो लकी हूँ कि वो 2 साल के बाद उधर से निकल गया। एक फॉर्मर एम्प्लॉय कहते हैं कि मैंने EY इंडिया में काम किया है और ये टॉक्सिक कल्चर कभी खत्म ही नहीं होगा। एक और पोस्ट में आकाश बताते हैं कि उनकी बीवी ने EY छोड़ दिया उधर के टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से, जहाँ उनको 18 घंटे काम करना पड़ता था। और अपने वर्क एनवायरनमेंट को चेंज करने की बजाय EY के सीनियर ऑफिशियल्स कर क्या रहे? वो एम्प्लॉयज को धमकी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एना के केस के बारे में बात मत करो। एक तरफ है EY इंडिया के चेयरमैन और दूसरी तरफ है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कहती है कि भगवान में भरोसा करो,
वर्क स्ट्रेस से डील करने के लिए। Nirmala Sitharaman in an event added that educational institutions should bring in divinity and spirituality. She further added, people should believe in God and need to have God's grace. उन्होंने ये नहीं कहा कि कंपनीज को अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, बल्कि आपको स्ट्रेस मैनेज करना सीखना होगा। और ये प्रॉब्लम बस EY में नहीं है, कई कंपनीज में है। ये वीडियो है कनारा बैंक का, जो कुछ समय पहले वायरल हुआ था। थोड़ा पकड़ करने के लिए छुट्टी देके जाके घूमे आएंगे फैमिली के लिए। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली, आई हैव आल्सो फैमिली, आई डोंट केयर माय फैमिली आल्सो एक्सेप्ट कनारा बैंक। अब आप इमेजिन करो कि एक आदमी ऐसी भाषा यूज कर सकता है एक वीडियो कॉल पर इतने लोगों के सामने, कैसा वर्क कल्चर होगा उधर। Toxicity leads to a situation of stress and threat, and you're in that space for a long time. Your body goes into a state of chronic stress, so your heart rate can go up, your blood pressure can go up, it can even affect your sleep, it can affect the way you think, you might become less productive over time. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कई लोगों ने हदें पार कर दी। नारायण मूर्ति कहते हैं कि 70 घंटे काम करो। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. भावेश अग्रवाल कहते हैं कि हर दिन 20 घंटे काम करो। You know, I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. Younger generation today, I feel wants a little bit of what I don't agree with this work-life balance concept. You know, because if you are enjoying your work, you will actually find happiness in life also and work also, and the both will be in harmony. क्यों? देशभक्ति के लिए। अगर देश को आगे बढ़ना है तो आपको 20 घंटे काम करना होगा। अब भावेश अग्रवाल से मैं पूछता हूँ, अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हो, अपने परिवार के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो? अपनी हेल्थ पर कितना ध्यान देते हो? एक्सरसाइज करते हो? ढंग का खाना खाते हो? फ्रेंड्स के साथ चिल करते हो? प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को लगता है कि जिन चीज से उनको खुशी मिलती है उसी चीज से हम सबको खुशी मिलनी चाहिए। आप अगर 20 घंटे काम कर रहे हो और खुश हो तो ये थोपने की जरूरत क्या है दूसरे लोगों पर? मेरे लिए अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना जरूरी है, जिम जाना जरूरी है, अच्छा खाना खाना जरूरी है। मैं काम भी करता हूँ पर इन सभी चीजों से मुझे खुशी मिलती है। आप कौन हो तो ये बताने वाले कि मुझे हर दिन 20 घंटे काम करना चाहिए? फिर प्रॉब्लम ये भी है कि लेबर मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाई है कि कंपनीज को कोई लेना देना नहीं है अगर आपने आवाज उठाई। आवाज अगर आपने उठाई तो आपके पीछे 10 लाख लोग खड़े हुए हैं, आप नहीं तो वो हायर हो जाएंगे। हम सब बहुत इजीली रिप्लेसेबल है। मुझे ये नहीं समझ आता कि इतना डिस्कशन चल रहा है कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए, पर कोई ये डिस्कस नहीं कर रहा कि हमें प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी पर फोकस करो ना। 8 घंटे में बहुत सारा काम हो सकता है अगर फालतू मीटिंग्स ना हो, कम्यूट कम हो और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ना हो। नारायण मूर्ति और भावेश अग्रवाल पहले इसके बारे में बात करें ना कि 8 घंटे में कैसे लोग प्रोडक्टिव हुए, पर उल्टा इंडियन ऑफिसेज में बात होती है कि कौन कितने घंटे काम कर रहा है। कौन कितना काम कर रहा है उससे किसी को लेना देना नहीं है। मैंने कई लोग को सुना है जो कहते हैं कि उनको बस अपना माउस हिलाना पड़ता है ताकि मैनेजर को लगे हम ऑनलाइन हैं। और इन कंपनीज में कल्चर ही ऐसा है कि वही लोग प्रमोट होते हैं जो 18-18 घंटे काम करते हैं और दूसरे लोगों पर चिल्लाते हैं। कई बार वो एम्प्लॉयज जिन्होंने इस कल्चर को झेला होता है वो भी प्रमोट होके मैनेजर बनके वही कल्चर को यूज करते हैं। मानो कि सास बहू का सीरियल है, मैं बहू थी और मैंने ये सहा था तो सास बनके मैं भी वही करूंगी। और इस चीज को समझने के लिए हमने बात करी न्यूरोलॉजिस्ट सिड वॉरियर से। Especially in hierarchical systems like a workplace or even in college, they may have gone through that same experience when they were coming up that hierarchical ladder. पर अगर हमें इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को खत्म करना होगा तो मैनेजर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। And also more importantly, when you get into a position of power, not using that power to abuse people who are having less power than you. अब अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको लगेगा कि मैं इस कल्चर को कैसे चेंज कर सकता हूँ। वो मुश्किल जरूर है पर आप कुछ चीजें जरूर कर सकते हो। जैसे अगर आप एक कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो तो उसके कल्चर के बारे में पता लगाओ। The only way to do it is by talking to the people who have already been working there. So only talking to seniors or people in position of power may not give you a good enough answer, but talking to the junior people, talking to the people who are taking orders, they will be more likely to share real stories. और अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ये समझने की कोशिश करो कि क्या आप तो नहीं शिकार बन गए इस कल्चर के। Toxicity in any situation
happens when somebody who has power over you is behaving in a way without empathy or without putting themselves in your position. अगर आपको लगे कि आप एक विक्टिम हो इस टॉक्सिक वर्क कल्चर के, तो उसके बाद आपको समझना होगा कि नो कैसे बोलते हैं। अब ये करना आसान नहीं होता। The human brain is wired for validation, and there is also an element of fear involved. So somebody with power over you, you might feel afraid of what they will do. कई बार आपके और आपके मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मिसकम्युनिकेशन से भी बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशंस में अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर करना बहुत जरूरी है। Having a conversation with your senior or the person who is putting you in that situation and being open about this is why you're struggling and this is what you've done to solve the problem. हो सकता है कि ओपन कम्युनिकेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उस जगह आपको अपनी लक्ष्मण रेखा बनानी होगी। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, जिनको आप कभी पार नहीं करोगे, और अपनी लक्ष्मण रेखा डिसाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बस हाँ में हाँ ही बढ़ते रहोगे। It is important for each person to know what is their limit and make sure that they don't push beyond their personal limits too much, because that is when it leads to burnout. अगर आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप ट्राया हेल्थ के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।